डिमांड किसको बोलते हैं? डिमांड। देखिए, डिमांड जानने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि डिजायर क्या होता है, वांट्स नीड्स क्या होता है, फिर जाके आपको पता चलेगा डिमांड क्या होता है। और जो लॉ ऑफ डिमांड होता है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको इतना तो आइडिया होगा कि ह्यूमन वांट्स का अनलिमिटेड डिजायर होता है। आप पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में, भाई ह्यूमन वांट्स का अनलिमिटेड डिजायर होता है कि भाई कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। दुनिया भर का ख्वाब हम लोग बुन के रखते हैं, इंसान है ख्वाब। तो ये जो ख्वाब है ना कि ये करेंगे, वो करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डिजायर। जो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग डिजायर। अब देखिए, ख्वाब भले बहुत सारा हो, ख्वाहिश बहुत सारा आप पाल सकते हैं, लेकिन इस रियलिटी का जिंदगी में जीने के लिए कुछ बेसिक नीड्स और वांट्स होता है जो आपका सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, जो आपको एकदम स्पेसिफिक होगा भाई कि अगर अच्छा से जीना तो कम से कम क्या होना चाहिए? कम से कम आपके पास रोटी, कपड़ा और मकान, इतना तो कम से कम होना चाहिए। लोग ट्रेडिशनली यानी कि फूड, क्लोथ, शेल्टर, इतना तो मिनिमम होना चाहिए। ट्रेडिशनली हम लोग हमेशा से बेसिक रिक्वायरमेंट इसी को रखें। हालांकि आज का मॉडर्न डेट में हम लोग अच्छा एजुकेशन, सेफ्टी, इन्वायरमेंट का सेफ्टी, ये सभी हम लोग आजकल बेसिक्स में आ गया है। ठीक है, तो ये इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो उस जो मिनिमम बेसिक चीज है सर्वाइवल के लिए, जिंदगी जीने के लिए, उसको बोला था क्या? वांट्स और नीड्स। वांट्स बोले चाहे नीड्स बोले, सेम चीज। तो इसी के अंदर में बहुत सारा ख्वाहिश में भाई जो सर्वाइवल के लिए ज्यादा जरूरी है वो क्या कहलाता है आपका? वो आपको कहलाएगा नीड्स चाहे वांट्स। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारा ख्वाब बुन लिए, ख्वाब में पहले ये निकाले भाई बेसिक क्या है, जिंदा जिंदा मतलब जिंदगी को जीने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। और इतना कुछ करने के बाद कल चल के आप पड़ गए बीमार। और अगर बीमार पड़ जाइएगा तो पहले सबसे पहले अर्जेंट में आपको रिक्वायरमेंट क्या होगा? दवा का। तो जो अर्जेंट नीड होता है ना, जिसको फुलफिल करना जरूरी होता है, जैसे कि आपको क्या? मेडिसिन। तो ये जो अर्जेंट नीड, जो दवा पड़ गया है, इसको बोला जाएगा क्या? आपका डिमांड। समझ में आया? तो डिमांड क्या होता है? जिसका फुलफिलमेंट करना अभी एकदम अर्जेंट में आ गया है। थ्योरेटिकली यही बोलते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को, डिमांड को अगर आप न्यूमेरिकल टर्म में थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना चाहिएगा तो वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है कि डिमांड इज इक्वल टू डिजायर चाहे वांट्स प्लस परचेजिंग पावर प्लस विलिंगनेस टू पे। यानी कि आपको वो ख्वाहिश भी हो, आपके पास पैसा भी हो, और पैसा देने का आपका इच्छा भी हो। जब ये तीनों चीज एक साथ कंबाइंड होगा उसको क्या बोलते हैं? डिमांड। ठीक है, ये न्यूमेरिकली हम लोग ऐसा लिखते हैं, बट इन रियलिटी जो आपको मेडिसिन का उदाहरण दिए ना, उसी को बोलते हैं आपका डिमांड। डिमांड हमेशा आपका या तो अर्जेंट में आएगा या तो प्री प्लान भी हो सकता है। ठीक है, अब अर्जेंट तो आपको समझ में आ गया, प्री प्लान कैसे दिखे? ये जो ख्वाहिश है ना, ख्वाहिश और परचेसिंग में, परचेसिंग पावर तो आपका अननेसेसरी है। अगर वो अर्जेंट में हो गया ना, या आपका प्री प्लान भी होगा, तब भी ये वाला ऑप्शन, अगर आपके पास पैसा नहीं भी रहिएगा ना, तब कर्जा लीजिएगा, लेकिन उसको पैसा लेकर के आइएगा। आपका मन करे चाहे ना करे, आपको पैसा देना ही पड़ जाएगा। इस मेडिसिन का केस में मान लीजिए, अगर आपको कैंसर का प्रॉब्लम किसी को हो गया है, भगवान ना करे आपको हो, पर किसी बहुत सारा लोग उन लोग को हो गया है, तो पैसा नहीं होने पर क्या होगा? क्या वो लोग पैसा लेके नहीं आता है क्या? उधार लेके आएगा। क्या वो लोग इच्छा देना रहता है? किसको शौक है भाई डॉक्टर को पैसा देने का? किसी को शौक नहीं रहता है, लेकिन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये, और इसका उल्टा एक और उदाहरण लीजिए, मैरिज का बात कीजिए। अब मैरिज में क्या है कि भाई डिजायर तो होता है भाई अपना बेटा बेटी का शादी, आपका भी जो बेटा बेटी होगा उसका भी शादी, या आपका आगे जब शादी होगा तो आपके पिताजी की ख्वाहिश होगा कि भाई बेटा बेटी का शादी थोड़ा धूमधाम से करेंगे। बहुत अच्छा नहीं तो फिर भी थोड़ा मोड़ा धूमधाम से करेंगे ही करेंगे ना। तो मान लीजिए आपके पिताजी के शादी का टोटल खर्चा एस्टिमेट लगाए वो 10 लाख का, लेकिन आपके पिताजी के पास कितना है? मात्र 8 लाख है। तो पैसा तो नहीं ना है, तो क्या करेंगे? उधार लेके आएंगे। यहाँ पर उनको पैसा देने का मन तो है, भाई शादी करना चाहते हैं, अपना बेटी का अच्छा से करेंगे, बेटा का अच्छा से करेंगे। तो ये थ्योरेटिकली हम लोग भले लिख देते हैं, बट इन रियलिटी डिमांड इसी को बोलते हैं, जो आपको हम समझा दिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड पे। अब देखिए, लॉ ऑफ डिमांड आ जाइए। ये रहा लॉ ऑफ डिमांड। किसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड की? लॉ ऑफ डिमांड सिंपल शब्दों में क्या बोलता है हमको सो बता देते हैं। लॉ ऑफ डिमांड सिंपल शब्दों में बोलने का काम बस यही करता है बच्चों। वो सिंपल बोलता है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है, अगर उसका आप अगर प्राइस बढ़ाते हैं तो उसका क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? गिरेगा। और अगर उसका प्राइस आप घटाते हैं तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? उसका बढ़ेगा। बस सिंपल बोलचाल भाषा में बस इतना ही मतलब है। इसी को आपको एग्जाम में भी लिखना है, बस थोड़ा सा रूप चेंज कर देना है। जैसे कि क्या? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अब ये क्या होता है अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट? इसी को बोलते हैं क्या? सेटरस पैरिबस। वो क्या होता है बाद में, अभी बस जानिए
कि लॉ ऑफ डिमांड बोलने का मतलब ये होता है, अब यहाँ देखिए क्वांटिटी डिमांड फॉर अ गुड, क्वांटिटी डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स व्हेन इट प्राइस राइजेस एंड डिमांड राइजेस व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स। सिंपल भाषा में बस यही चीज लिखा हुआ और कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल भाषा में यही है कि भाई प्राइस का बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांड गिरेगा, प्राइस का घटने पे क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, बस सिंपल बोलचाल भाषा में यही है और कुछ नहीं। अब लॉ ऑफ डिमांड को चलिए ग्राफ के थ्रू पहले टेबल के थ्रू देखेंगे, उसके बाद ग्राफ के थ्रू देखेंगे। देखिए जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है वैसे वैसे देखिए इसका डिमांड भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपका प्राइस गिर रहा है देखिए इसका डिमांड भी बढ़ रहा है। देखिए ये प्राइस गिरा 8 से 6, देखिए 50 से 60, 70, 70 से 80, ये बढ़ भी रहा है। अगर इसको एक पॉइंट से भी उठा के देखिएगा, तो एक पॉइंट से भी उठा के देखिएगा, मान लीजिए 6 को लेते हैं, ठीक है। तो अगर 6 रुपया था, अब यहाँ से प्राइस बढ़ाएं तो देखिए जब प्राइस बढ़ेगा तो क्या होना चाहिए, प्राइस बढ़ेगा तो आपका डिमांड आपका क्या होना, गिरना चाहिए। देखिए प्राइस बढ़ा तो देखिए यहाँ पर 70 से ये 80, 70 से ये 60 हो गया, डिमांड आपका घटा, क्वांटिटी डिमांड। इसका उल्टा भी होना चाहिए। अगर प्राइस अगर गिरता है, जैसे कि प्राइस गिरता है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। देखिए ये प्राइस गिर रहा है तो आपको क्वांटिटी डिमांड 70 से 80 हो गया, बढ़ गया। तो आई होप आपको टेबल के थ्रू भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं ग्राफ को, तो ग्राफ को हम यहाँ पर बना के दिखा देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको ज्यादा कन्वीनियंट समझ में आएगा वो, ठीक है। ये रहा ग्राफ, ये रहा प्राइस, ये रहा क्वांटिटी। अब नॉर्मल कंडीशन में मान लीजिए ये था प्राइस और ये था क्वांटिटी, यानी कि ये था प्राइस और ये था क्वांटिटी। अब हम लोग एक एक करके चलिए देखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए प्राइस को बढ़ाइएगा तो क्या होना चाहिए, क्वांटिटी डिमांड गिरना चाहिए, क्योंकि भाई लॉ ऑफ डिमांड तो यही बोलता है। तो प्राइस को चलिए हम लोग अब बढ़ाते हैं, यानी कि इसको बढ़ा करके ऊपर कर देते हैं। तो देखिए ये बढ़ के यहाँ चला गया और इसका सीधा सीधा ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये रहा P1 और ये रहा Q1। देखिए प्राइस बढ़ा, अब प्राइस बढ़ने पे क्या होगा, ये पहले जब इस लेवल का प्राइस था, यानी ये लेवल का जो प्राइस था ना, इसमें आप यहाँ से यहाँ तक क्वांटिटी डिमांड आने की डिमांड आपका हो रहा था, आप सेल कर रहे थे। अब प्राइस आप यहाँ से इतना बढ़ा दिए हैं तो देखिए अब यहाँ से केवल यहीं तक ही आप सेल कर पा रहे हैं। देखिए पहले इतना था पूरा, पहले ये पूरा इतना था, अब इतना हो गया। तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ा तो देखिए आपका क्वांटिटी डिमांड गिरा, है कि नहीं। इसका उल्टा भी होना चाहिए, तो चलिए उल्टा भी करके देख लेते हैं। पहले थोड़ा इसको मिटा देते हैं। ये ये Q1 था और ये P था, मतलब ये Q था। अब प्राइस गिर रहा है, ठीक है। अब प्राइस गिरा, मान लीजिए ये यहाँ से गिरा इतना और इतना, तो इसको ले लीजिए P0, इसको ले लीजिए Q0, यानी कि क्या होना चाहिए, प्राइस अगर गिरता है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। अब देखिए प्राइस तो गिरा भाई, तो पहले कहाँ तक सेल कर पाते थे, पहले यहाँ से यहाँ तक सेल हो पाता था। अब प्राइस से गिरने पे देखिए ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ चला गया, तो ये देखिए ये इतना दूर, यानी कि क्या हुआ, आपका क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है। तो ये यानी कि ये ग्राफ बिल्कुल 100% करेक्ट है कि नहीं। तो आई होप बच्चों आपको ग्राफ के थ्रू भी लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया होगा। अब ये अजम्पशन यानी कि सेट्रस पेरिबस जो को बोले थे, लास्ट में बताएंगे। सेट्रस पेरिबस आखिर ये है क्या, ये जो लाइन लिखा रहता है फैंसी लाइन की, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट या अदर थिंग रिमेनिंग, कहीं कहीं सेम भी लिखा रहता है, ठीक है, कहीं कहीं सेम भी लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए एजम्पशन तो आपको ये सब पता होगा या ये हम पढ़ा ही देंगे, इसका मतलब क्या होता है समझिए। सेट्रस पेरिबस बोलने का मतलब क्या होता है, अगर अदर थिंग रिमेनिंग या अदर फैक्टर अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा सर, तो जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है ना, आपको जो लॉ ऑफ डिमांड है ये काम नहीं करेगा। कैसे, देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा पेशेंस रख के आपको सुनना पड़ेगा, तभी समझ पाइएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। देखिए ऐसा समझिए, मान लीजिए आपके पिताजी आपको हर महीना 10,000 रुपया खर्चा देते थे, अलग अलग आप रूम रेंट में बाहर में रूम रेंट लेके रह रहे हैं, ठीक है। इसमें आप रेंट का पैसा, अपना खाना का पैसा और बाकी सब पैसा सब हिसाब किताब रखना पड़ता है भाई। मान लीजिए आपको एक इच्छा एक शौक था, एक अच्छा शौक था भाई, आपको जूस पीने का बहुत अच्छा मन करता है, नारियल पानी खासकर पीने का। अब नारियल पानी 70 रुपया का एक मिलता है, ठीक है, 70 रुपया एक नारियल पानी मिलता है, और 30 दिन आपको भाई डेली पी रहे, आपको लगता है भाई सेहत के लिए नारियल पानी पीना चाहिए, तो अच्छी बात है।
तो कितना पैसा हो जाएगा, 7×21 यानी कि 2100 रुपया, इतना हो जाएगा। अब आपके पिताजी 10,000 भेजते थे, तो इसमें आप अपना इतना बजट 2100 रुपये नारियल पानी पीने के लिए रखते थे, और बाकी कहाँ, बाकी पैसा देते थे रेंट पे, फूड में, या अलग अलग कॉपी किताब, नहाने धोने का साबुन, क्रीम पाउडर भी चाहिए रहता है, चाहिए कि नहीं। अब मान लीजिए किसी कारण से, समझने पर्पज के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट लगा, ठीक है। मान लीजिए किसी कारण से डबल हो गया उसका दाम नारियल पानी का, जस्ट मान लीजिए, कोई जरूरी ना रियलिटी में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, 5 रुपये 10 रुपये बढ़ता है, बस समझने पर्पज के लीजिए। अब डबल हो गया तो भाई ये था, अब इसको 30 से आप उसको गुना कीजिएगा, तो 14×6=42, 4,200 हो गया। आपका बजट है उतना, भाई फिर आप रेंट पे क्या दीजिएगा, फूड क्या दीजिएगा, तो क्या आप डेली पानी पी पाइएगा, नहीं पी पाइएगा, नारियल पानी आप डेली कहाँ से पी पाइएगा, अब आपका बजट ही उतना नहीं है। तो क्या होगा, तो जो आप डेली 30 नारियल, यानी कि एक दिन में एक नारियल पीने के साथ 30 नारियल डेली पी लेते थे एक महीना में, तो आप आधा कीजिएगा उसको, यानी कि आप कितना पीजिएगा, अब केवल 15 दिन पीजिएगा। तो क्या हुआ, आपका डिमांड देखिए, प्राइस नारियल का बढ़ा तो आप उस नारियल पानी पीना कम कर दिए, तो क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांड तक घट गया। ये था लॉ ऑफ डिमांड। इतना क्लियर है यहाँ तक, और ये क्यों बता, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर अदर फैक्टर क्या है, अदर फैक्टर ये 10,000, ये 10,000। अब देखिए क्या होगा, अदर फैक्टर आपको मान लीजिए, लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करेगा, देखिए जब प्राइस बढ़ा 70 से जब 140 हुआ, तो आपका ये आपको जो पापा 10,000 भेजे थे, वो 10 का 10,000 ही था। अब इसमें भी अगर किसी प्रकार चेंज आएगा, तो देखिए क्या होगा, दिक्कत, दिक्कत क्या होगा, सो बताते हैं। देखिए दिक्कत क्या होगा, मान लीजिए आप घर गए थे, आप अपना पिताजी का पैर हाथ दबा दिए थे बढ़िया से, ताकि थोड़ा सेवा पानी हो जाए, तो और उसके बाद आप घर आ गए थे, पापा ऐसे ही एक बार बैठे थे, उनको याद आ गया कि अरे बेटा सेवा पानी किया था, लगता बाहर जाके बढ़िया से पढ़ लिख रहा है, तो खुश हो गए। और जो 10,000 आपको जो महीना में भेजते थे ना, वो बोले कि बेटा क्या याद करेगा तुम भी, कि जाओ तुमको अब हर महीना 20,000 रुपये भेजेंगे। अब बताइए, आपका रेंट और फूड ये देने के बाद आपके पास बहुत पैसा बचेगा, और भाई आपको जो ख्वाहिश था कि भाई आपको डेली नारियल पानी पीना है, आप सेहत के लिए बहुत कंसर्न है, आपको फर्क पड़ता है क्या कि 140 रुपये हो गया होगा, तो बहुत पैसा अब आपके पास, ठीक है। या पहले अगर फिर बहुत रईस होता और भी पैसा बढ़ा के भेज सकते थे। तो इनकम जैसे बढ़ा, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, कि अगर नारियल पानी 70 से 140 हो गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप अभी भी लेने में सक्षम है, क्योंकि भाई आपको ख्वाहिश था। या मान लीजिए अगर 20 ना भेज करके आपको 50,000 भेज देते, तो अब तो आप सोचते भी नहीं, अरे बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड करेगा, काम करेगा, प्राइस बढ़ा पर क्या उसका डिमांड घटेगा, नहीं। अब आपके पास सफिशिएंट पैसा, क्यों डिमांड आप कम कीजिएगा, आप महीना में रोज नारियल पानी पीजिएगा, यानी कि 30 का 30 दिन पीजिएगा, जबकि जब पैसा नहीं बढ़ा था, तो आप 30 का केवल 15 दिन ही पी पाते थे। तो ये होता है बच्चों सेटरस पैरिबस। अगर ये कांस्टेंट नहीं रहे, तो लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करेगा। क्लियर है। तो चलिए असम्पशन जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। असम्पशन में क्या क्या है, देखिए सेटरस पैरिबस में क्या क्या असम्पशन लेके चलना होता है भाई। पहला, कंज्यूमर इनकम डज नॉट चेंज, जैसे आपको बताएं कंज्यूमर का इनकम चेंज नहीं होना चाहिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन्स अनचेंज, टेस्ट और प्रेफरेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए, वरना दिक्कत आएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, वो भी आपका उन लोगों का प्राइस भी कांस्टेंट रहे, ठीक है। फ्यूचर प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, और कोई भी मार्केट साइज एक्सपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन ही बढ़ जाएगा, तो आपका डिमांड घटाने से क्या होगा, बाकी लोग खरीद लेगा और डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये था बच्चों डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।